आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स। बिहार बोर्ड में ऑप्टिक्स से क्वेश्चन रहता है 14 मार्क्स का, और सीबीएसई में पिछले साल तक तो सीबीएसई में भी 14 मार्क्स का रहता था, लेकिन इस साल थोड़ा इसको चेंज किया है कि ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस दोनों चैप्टर को मिला के क्वेश्चन रहता है 18 मार्क्स का। तो आप मान के चलिए कि 14 मार्क्स का ही नियर अबाउट रहेगा, लेकिन जब कह दिया दोनों मिला के है तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए 12 मार्क्स का अगर इधर से रहा तो 6 मार्क्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा चैप्टर, उसे 3-4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, बाकी आपको ऑप्टिक्स से ही रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करें यहाँ पे ऑप्टिक्स। तो पहला क्वेश्चन फिर एराइज होगा कि ऑप्टिक्स क्या है, व्हाट इज़ ऑप्टिक्स। तो आप ऑप्टिक्स पहले भी पढ़े होंगे, क्लास 10 सब में भी थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे। तो आप कहेंगे ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट से कंसर्निंग फेनोमेनन्स और लाइट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसी को शॉर्ट में लिखते हैं, द स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट का क्या नेचर है, लाइट का क्या प्रोपगेशन है, लाइट से रिलेटेड क्या क्या फिनोमेनन्स हैं। तो इसको हम लोग नाम देते हैं, ये फिजिक्स का एक ब्रांच है, इसको आप कहेंगे ये क्या है, तो ऑप्टिक्स है। तो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो 14 मार्क्स यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी चैप्टर से है, और आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये रिलेटिवली बाकी चैप्टर्स से थोड़ा आसान भी है, खासकर रे ऑप्टिक्स, क्योंकि इसका बहुत सारा चीज़ आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं। फिर उसी को यहाँ पे हम लोग कुछ और इसमें नया चीज़ मिलेगा, उसी को एक्सपेंड करेंगे। तो अब देखिए बात आती है कि स्टडी ऑफ लाइट। तो लाइट क्या है, लाइट किसको कहेंगे। तो आप क्लास 8-7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि लाइट क्या है। तो आप कहेंगे कि लाइट जो है, लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट क्या है, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बिगनिंग से ही जब से हम लोगों ने सोचना शुरू किया तो लोग लाइट, साउंड ये सब के बारे में सोचते थे, लेकिन लाइट के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि लाइट इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। लाइट क्या है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है, और उस पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी है। तो लाइट क्या है, तो लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। तो हम लोग लाइट को ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं। लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिलोंगिंग टू द रीजन ऑफ ए स्पेक्ट्रम हैविंग वेवलेंथ ऑफ अबाउट 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर इज कॉल्ड लाइट। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जैसे आप कहते हैं गामा रे, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप कहते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उसमें जो एक पर्टिकुलर रीजन है वेवलेंथ का, है ना, तो जैसे वाइट लाइट आप कहते हैं तो उसमें 7 कलर है। तो आप कहेंगे कि उसका जो ये रेंज है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक, यही विजिबल लाइट कहलाता है। आगे हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को देखेंगे। तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। और जो विजिबल लाइट की जब हम लोग बात करते हैं तो कहेंगे 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक का इसका रेंज है वेवलेंथ का। ठीक है, तो अब देखिए इसी को हम लोग दूसरे तरीके से, आप क्लास 10 सब में अगर पढ़े होंगे तो यही डिफिनेशन आपको याद भी होगा, या इसको याद रखना आसान भी है। द लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, तो एनर्जी का एक फॉर्म है विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट के कारण ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, लाइट ही हम लोगों को देखने में मदद करता है। बट लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल। लेकिन लाइट अपने आप में क्या है, इनविजिबल। हम लोग लाइट को नहीं देख सकते हैं। आप किसी से पूछे लाइट को देखे हो तो बहुत लोग कह देते हैं हाँ बल्ब है, सन है, लेकिन आप कहेंगे दैट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट। लाइट को हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन लाइट के कारण हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। जैसे आप लाइट को नहीं देख पाते हैं, आप एयर नहीं देख पाते हैं, आप साउंड नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम लोग इसको रियलाइज़ करते हैं, इसके प्रेजेंस को हम लोग महसूस करते हैं कि लाइट किसी जगह पे है या नहीं है।
तो लाइट क्या है? तो आप कहेंगे लाइट क्या है? तो एनर्जी का एक फॉर्म है और ये सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट करता है। लाइट जब हमारे आई में इंटर करता है तो किसी ऑब्जेक्ट का रेटिना पे इमेज बनाता है, ये सेंसेशन ऑफ विजन क्रिएट करता है। तो इस तरह से आप कहते हैं कि लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इसको हम लोग इस तरह से याद रखते हैं। अब देखिए कि लाइट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। ऐसे आप बुक सब में देखेंगे तो ऐसे आपको अलग अलग जगह पे मिलेगा, लेकिन हम इसको एक जगह नोट कर लिए हैं कि आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी हो। सम फैक्ट्स अबाउट लाइट। अब देखिए लाइट का स्पीड कितना है, लाइट कैसे ट्रेवल करते, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए कि नंबर 1, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे? तो आप कहेंगे इन वैक्यूम। लाइट का स्पीड कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में, है ना। तो ये बात आप जान रहे हैं। हालांकि अगर आप एग्जैक्ट याद रखना चाहें तो लाइट का स्पीड जो मेजर किया गया है सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो c = 2.99792458 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसको राउंड ऑफ करके क्या कर लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट का मैक्सिमम स्पीड है जो वैक्यूम में है। और यही नहीं, जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स, कोई भी बॉडी, आप कोई भी, जैसे आप कहते हैं कोई साउंड है, वेव है, तो उसमें से लाइट का स्पीड जो है वो मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा स्पीड अभी तक किसी ऑब्जेक्ट का पॉसिबल नहीं हो पाया है। और अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसका स्पीड लाइट के स्पीड से ज़्यादा हो, तो हमारे फिजिक्स का बहुत सारा थ्योरी चेंज कर जाएगा। तो लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नंबर 2, स्पीड ऑफ लाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन द मीडियम बिकम्स डेंसर एंड डेंसर। जैसे जैसे मीडियम डेंस होते जाएगा तो लाइट का स्पीड कम होते जाता है। जैसे वैक्यूम से थोड़ा कम होता है लाइट का स्पीड एयर में, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल उसका डिफरेंस है। तो हम लोग एयर में भी यही स्पीड यूज करते हैं। उससे कम हो जाएगा वाटर में, उससे कम हो जाएगा ग्लास में। तो जैसे जैसे मीडियम डेंस होते जाएगा लाइट का स्पीड कम होते जाएगा। एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब रिफ्रैक्शन सब पढ़ेंगे, तो हम लोग जब यहाँ पे कहते हैं डेंसर, तो एक टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ऑप्टिकल डेंसर एंड ऑप्टिकल रेरर। ऐसे जनरली आप कहते हैं कोई लिक्विड है और सॉलिड है, तो लिक्विड क्या है, सॉलिड के रेस्पेक्ट में रेरर, सॉलिड डेंसर है। लेकिन जब हम लाइट के कंसर्न में बात करते हैं तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई लिक्विड है वो क्या हो, ग्लास के रेस्पेक्ट में ज़्यादा डेंसर हो। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड CO2, उसमें लाइट का स्पीड ग्लास से भी कम होता है। तो हम लोग कहते हैं कि CO2 क्या है, ऐसे तो आप कहेंगे कि वो रेरर है, ग्लास डेंसर है। लेकिन जब हम लोग लाइट के कंसर्न में बात करेंगे तो कहेंगे CO2, लिक्विड CO2 ये ग्लास से ऑप्टिकली डेंसर है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जैसे जैसे डेंस होते जाएगा लाइट का स्पीड कम होते जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है, द एनर्जी ऑफ लाइट इज गिवन बाय E = h²। जैसे हम लोग एनर्जी अभी तक पढ़ते थे, अगर आप 11 सब में पढ़े होंगे, तो एनर्जी E = ½mv²। कोई बॉडी अगर मूव करता है उसका एनर्जी ½ mv²। लेकिन लाइट के केस में अब वो फार्मूला काम नहीं करेगा। लाइट का एनर्जी या किसी भी रेडिएशन का एनर्जी जब हम निकालेंगे तो कहेंगे E = h²। यहाँ न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, लाइट का फ्रीक्वेंसी, और h है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू याद रखिएगा 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। तो इस चैप्टर में फिर आगे भी हम लोग अभी सब फार्मूला का यूज करेंगे, इसलिए वैल्यू याद रखना है और इस पर फिर सवाल सब भी मिलेगा। उसके बाद देखिए न्यूटन ने कहा था कि लाइट इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो इसी को कहा गया पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, इसी को कहते हैं करपस्कल थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी न्यूटन ने दिया था इन द ईयर 1675, द लाइट इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड करपस्कल्स। इट इज़ ए मासलेस पार्टिकल। लाइट क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल का, टीनी पार्टिकल्स का बना हुआ है, और ये क्या है तो मासलेस है।
बाद में इसी चीज़ को फिर हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्स प्लैंक ने उसी पार्टिकल का नाम रखा फोटॉन, एंड फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल इसका रेस्ट मास 0 होता है। तो ये न्यूटन ने बताया। लेकिन जब लाइट के पार्टिकल थ्योरी से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, तो लाइट से के कुछ फेनोमेनन्स है जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेकिन लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फेनोमेनन्स हैं जैसे इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, आप पढ़ेंगे आगे। तो ये सारे फेनोमेनन्स लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते हैं। लाइट के पार्टिकल नेचर को हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो कहा कि लाइट का जो पार्टिकल थ्योरी है ये सही नहीं है। तो फिर उसके बाद आया कि लाइट का क्या है, तो वेव नेचर है। तो हैगन ने कहा था कि लाइट का वेव नेचर है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इसको कहते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये दिया था हैगन ने इन द ईयर 1678। द लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से प्रोड्यूस होता है। तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। आप अगर पहले पढ़े होंगे तो एक ऐसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। तो लाइट को जब वेव कंसीडर किया गया तो लाइट से कंसर्निंग बहुत सारे फेनोमेनन्स को हम लोग आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइट को क्या मान लिया गया कि लाइट क्या है, वेव है। तो पहले एक प्रचलन था कि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत होता है, लेकिन लाइट तो विदाउट मीडियम भी ट्रेवल करता है। तो कहा कि लाइट एक अलग टाइप का वेव है, इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत नहीं है। ये मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है, विदाउट मीडियम वैक्यूम में भी ये ट्रेवल कर सकता है। तो लाइट क्या है, वेव है। लेकिन फिर बाद में तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू देयर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जब लाइट वेव है तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा, इसका वेवलेंथ होगा। तो कहा कि अलग अलग कलर का जो लाइट होता है ये क्यों होता है, तो क्योंकि सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। यानी फ्रीक्वेंसी ही कलर को डिसाइड करता है, कलर को डिटरमाइन करता है। उसके बाद देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डू नॉट चेंज विथ चेंज इन मीडियम वाइल इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेज। जब मीडियम चेंज होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, जबकि स्पीड चेंज होता है और वेवलेंथ भी चेंज होता है। तो स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन है, न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लेमडा। सी स्पीड है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। तो आप कहेंगे कि जैसे जैसे सी चेंज होता है उसी रेशियो में लेमडा चेंज होता है, और जब इसका रेशियो निकालेंगे तो आपको मिलेगा कांस्टेंट, दैट इज फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। उसके बाद देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लाइट का कुछ फेनोमेनन ऐसा है जिसको हम लोग पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर लेते हैं, कुछ फेनोमेनन ऐसा है जो इसको हम लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन कर लेते हैं, कुछ फेनोमेनन ऐसा है जिसको हम लोग दोनों नेचर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अब अगर आपको एग्जैक्टली पूछा जाए कि लाइट का पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है, तो ये कह पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि लाइट का डुअल नेचर है, लाइट का दोनों नेचर है। जिस फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए आप जिस किसी भी फेनोमेनन का यूज करना चाहें, जिस किसी भी नेचर का यूज करना चाहें, आप कर सकते हैं। तो यही बात लिखे हैं कि सम ऑफ द फेनोमेनन कंसर्निंग लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट and some can be explained using wave theory. Hence it is said that light has a dual nature. Light क्या है, dual nature, light का दोनों नेचर है। तो अब एक बात यहाँ गौर कीजिए कि ये तो हम ऐसे समझाने के लिए शॉर्ट में कह दिए, आगे आप एक चैप्टर पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसमें हम लोग इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं कि लाइट का क्या है, तो दो तरह का नेचर है। ये तो ऐसे कह रहे हैं, इस सब अभी याद रखना है, कुछ फैक्ट्स हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, इस चैप्टर को हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें अक्सर यूज होगा रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट किसको कहते हैं, तो कहते हैं ए रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब लाइट ट्रेवल करता है, जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट। फिर हम लोग जब वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे तो इसको वेव फ्रंट के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं।
कि ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, वो खैर आगे बात करेंगे। और जब बहुत सारे लाइट के रेज को हम लोग एक साथ एक बंडल के फॉर्म में रखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो देखिए, ए बंडल ऑफ सच रेज कंस्टिट्यूट्स ए बीम ऑफ लाइट, ये याद रखना है। और लाइट जब किसी सोर्स से ट्रेवल करता है तो जैसे जैसे ये सोर्स से दूर होते जाता है तो लाइट का इंटेंसिटी कम होते जाता है। तो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम द सोर्स। दैट इज इंटेंसिटी जो है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सोर्स से आप दूर होते जाएंगे तो लाइट का इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ये सब कुछ बेसिक फैक्ट्स थे लाइट के बारे में, इसको थोड़ा आप याद रखिए, कहीं कहीं सबका यूज होता है, फिर आगे हम लोग ये सब चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हुआ लाइट क्या है। आपको कोई पूछे कि लाइट क्या है, लाइट से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, तो आप उसको बहुत आसानी से आप समझा सकते हैं कि लाइट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इतना समझने के बाद, ये तो बेसिक था, ये हम लोग कोई ऐसा नहीं तो सिलेबस की बात कर रहे थे, कुछ बेसिक फैक्ट्स थे, इसको आपको जानना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि ऑप्टिक्स का दो ब्रांच है। ऑप्टिक्स का क्या है? दो ब्रांच, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग पार्टिकल नेचर का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, पार्टिकल नेचर से जो फिनोमेनन एक्सप्लेन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के वजह से फिनोमेनन को स्टडी करेंगे, जिसमें लाइट के वेव नेचर का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक यहाँ जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ये है, यहाँ सिलेबस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। हम लोग यहाँ से सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। हम लोग पहले पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, फिर बाद में। अब देखिए, सिलेबस आपका स्टार्ट होता है इस चैप्टर का यहाँ से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है टॉपिक? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं। तो लाइट जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है और फिर सेम मीडियम में रिटर्न हो जाता है, तो इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन ही वह फिनोमेनन है जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जब लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक करता है, वहाँ से रिटर्न होकर हमारे आई तक आता है, तब सेंसेशन ऑफ विजन जनरेट होता है। तो लाइट अगर जाए और फिर लौटे ही नहीं, चले जाए, तो हमारे आई तक नहीं पहुँचे, तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो रिफ्लेक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे, इट इज़ द फिनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम। बात समझ रहे हैं? लाइट जब अपने पाथ को चेंज करता है विदाउट मीडियम को चेंज किए हुए, तब हम कहेंगे कि ये जो फिनोमेनन है ये क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या आप पढ़े होंगे एक डिफिनेशन और इसका हम यहाँ पे मेंशन किए हैं, द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक, किसी सरफेस पे आप एक बॉल को लीजिए और उसको ऐसे आप कॉलिजन करवाइए, पटक दीजिए, तो क्या होगा? वो लौट जाता है। उसी तरह से लाइट किसी सरफेस पे जब स्ट्राइक करता है तो वो फिर रिटर्न होता है। तो इसी फिनोमेनन को हम लोग नाम देते हैं रिफ्लेक्शन। तो अब देखिए, रिफ्लेक्शन यहाँ पे ऐसे समझने के लिए कि दो तरह का हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे? तो इसमें जो बीम ऑफ लाइट आता है उसका एक डिफिनिट पैटर्न है। जैसे देखिए, बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट में क्या होगा कि जितना भी रे है सब एक दूसरे के पैरेलल है। ये इस सरफेस पे स्ट्राइक किया और यहाँ से फिर जब ये रिटर्न हुआ तो ये आपस में फिर देखिए पैरेलल है। तो ये कब होगा? जब सरफेस स्मूथ होगा। तो स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम लोग जो स्टडी करेंगे इस चैप्टर में रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही स्टडी करेंगे, इरेगुलर की बात करेंगे नहीं। लेकिन समझने के लिए अब देखिए, जैसे ये सरफेस रफ है, तो रफ सरफेस पे अगर बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक किया, ये सारा पैरेलल रे आया, तो अब देखिए ये इधर गया, ये इधर चला गया, ऐसे चला गया, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे कोई डिफिनिट पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। हालांकि आप जब गौर करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जो रिफ्लेक्शन का लॉ है, आगे पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन का लॉ हर जगह फॉलो होता है, चाहे वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, तो उस तरह से होगा। लेकिन इसमें कोई डिफिनिट पैटर्न आपको लगेगा नहीं। जैसे जैसे देखिए, लाइट इस यहाँ पे स्ट्राइक किया, ये लाइट यहाँ पे आया रे, अब यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे जब आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर इस तरह ये सरफेस है, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ अगर आप ऐसे कीजिएगा तो आप देखेंगे कि I = R यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा।
तो हम लोग अपने डेली लाइफ में मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन को जो ऑब्जर्व करते हैं वो क्या होता है, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, स्मूथ सरफेस पे, है ना, सरफेस जब स्मूथ हो, फॉर एग्जांपल मिरर। अब गौर कीजिए, रिफ्लेक्शन का कुछ लॉ भी है। तो रिफ्लेक्शन का क्या लॉ है, आप ध्यान दीजिए। पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है उस पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये सब क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। तो ये पहला लॉ है। और दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए ये साउंड में भी फॉलो होता है। तो क्या है दूसरा लॉ, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इस फिगर से समझिए, देखिए एक स्मूथ सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट ऐसे स्ट्राइक किया तो जो लाइट इनकमिंग है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, जो आउट गोइंग है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये सब क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। इतना बात समझ रहे हैं आप, तो इसको ध्यान देना है। तो कहता है दीज लॉज होल्ड फॉर एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेदर प्लेन और कर्व्ड, प्लेन हो, कर्व्ड हो, रफ हो, स्मूथ हो, कहीं भी ये लॉ हमेशा फॉलो होगा जहाँ कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली रिफ्लेक्शन पढ़ना है स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मिरर में हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर पे लाइट स्ट्राइक करता है, कैसे इमेज बनता है, कैसा उसका नेचर होता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें। देखिए ये सब बेसिक, बहुत ही बेसिक बात है, ये सब आपका पढ़ा हुआ चीज़ है, हम बस एक बार बता दे रहे हैं कि अगर आप भूल गए तो इसको आप याद कर लीजिए। तो अगला टॉपिक है क्या, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है, एक हॉलो ग्लास स्फेयर ले लीजिए और उसका एक पार्ट आप कट कर लीजिए, एक बाउल टाइप का आपको मिलेगा। उसके एक सरफेस को आप क्या कीजिए, तो पॉलिश कर दीजिए। ऐसे सिल्वरिंग करते हैं, सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो जब आप सिल्वर को उस पर करते हैं तो वो थोड़ा बेटर क्वालिटी का रिफ्लेक्शन वहाँ पे शो करता है। लेकिन अब जनरली आर्टिफिशियल पेंट का यूज़ किया जाता है। आप कहेंगे पॉलिश कर दीजिए या सिल्वर्ड कर दीजिए। तो ए स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट cut off from the surface of a hollow sphere which has been made smooth and silvered or polished on one side। इसके एक साइड को हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर्ड कर देते हैं, स्मूथ रहता ही है। अब देखिए ऐसे, जैसे ये स्फेयर है, इसका एक पार्ट ऐसे हम यहाँ से ये वाला पार्ट कट कर लिए, ऐसा मिल गया। अब इसके अगर हम आउटर सरफेस को क्या करें, सिल्वर्ड कर दें, तो तब जो ये मिरर फॉर्म करेगा इसको हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर। कनकेव, और इसी का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। और अगर हम इनर वाले सरफेस को पॉलिश कर दें, आउटर सरफेस इधर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, तो तब आप कहेंगे कि ये क्या है, तो कॉन्वेक्स, या इसी को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कनकेव को कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग, ये बात बिल्कुल याद रखना है। तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ये नेचर शो करता है। अगर जब आप लेंस पढ़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा, कनकेव लेंस को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स को कहते हैं कन्वर्जिंग। लेकिन मिरर के केस में कनकेव क्या है, तो कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स क्या है, डाइवर्जिंग। तो ये स्फेरिकल मिरर इस तरह से बना। अब इस स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म्स यूज करते हैं, सम यूजफुल टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब जो देखिए पहला है यहाँ पे पोल। पोल किसको कहेंगे, तो इस जो मिरर है, जो मिरर स्फेरिकल या कोई भी मिरर हो, तो आप कहेंगे मिरर का जो मिड पॉइंट है, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। अब देखिए यही हम लोग मिरर का सिंबल यूज कर रहे हैं। ये जो सिंबल ऐसे ऐसे लेते हैं, ये क्या है, तो ये पॉलिशिंग का सिंबल है। अब इसका जो मिड पॉइंट है इसी को क्या कहेंगे, पोल, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एक टर्म आप अक्सर यूज करेंगे, एपर्चर। एपर्चर से सेंस होता है मिरर का साइज। तो आप कहते हैं कि द सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। अपोजिट साइड का जो एक्सट्रीम एंड्स होंगे उसका जो सेपरेशन है उसी को कहेंगे एपर्चर। जैसे आप देखिए कि यहाँ से लेके ये एक एक्सट्रीम एंड है, ये अपोजिट साइड का एक्सट्रीम एंड है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये सेपरेशन है इसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, एपर्चर।
तो हम लोग ये बात अक्सर यूज करते, कभी कहेंगे कि मिरर ऑफ ए स्मॉल एपर्चर, तो आप समझेंगे कि मिरर का साइज छोटा होगा, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्मॉल होगा, तो ये एपर्चर हो गया। उसके बाद एक टर्म है देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाम से ही क्लियर है कि मिरर जिस स्फेयर से आप मिरर बनाए हैं, जिस स्फेयर का मिरर एक पार्ट है, उस स्फेयर के सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्पष्ट है बात। उसके बाद फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जिस स्फेयर का मिरर है उसका जो रेडियस होगा उसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, या आप कहेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के किसी पॉइंट को अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो ये जो सेपरेशन है इसी को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ए पॉइंट ऑन मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद एक टर्म हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो आप कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब गौर कीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए कि ये हमारा मिरर है, तो इस मिरर को अगर हम ऐसे लेंगे तो ये स्फेयर ऐसे बनेगा। उस स्फेयर का सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर को एक लाइन से मिला दिए तो कहेंगे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये सेपरेशन हमारा एपर्चर है। ये मिड पॉइंट क्या है, तो पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिए तो इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये सब कुछ टर्म है, ये सब आप पहले भी पढ़े होंगे, इसको थोड़ा याद रखना है। इसमें देखिए एक दो और टर्म है। प्रिंसिपल फोकस, किसी मिरर में चाहे वो कनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, यानी स्फेरिकल मिरर में अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सारा या तो एक पॉइंट पे मीट करता है या उस पॉइंट से आता हुआ लगता है। अगर कनकेव मिरर है तो जितना भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो सब क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करता है। उसी पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस। और अगर कॉन्वेक्स रहता है तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, तो डाइवर्ज कर जाता है, रे एक दूसरे से दूर हो जाता है। लेकिन जब आप उसको पीछे की ओर ले जाएंगे तो वो सारा एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाता है, तो उसको कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल फोकस। तो दोनों के लिए अगर एक कॉमन डिफिनेशन हम लोग देखें तो कहेंगे ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स और सीम्स टू कम फ्रॉम इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। फिगर से समझिए, जैसे ये मिरर है, देखिए कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक रे जैसे प्रिंसिपल फोकस हम ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए, दूसरा भी रे पैरेलल है। तो ये जब रे यहाँ तक आया तो ये रिफ्लेक्शन के बाद किधर आएगा, इधर आएगा। क्यों इधर आएगा, तो आप कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से स्फेयर के किसी पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या होता है, उस पर नॉर्मल होता है टेंजेंट पे। इसको जब मिला दिए तो ये एंगल आई, ये एंगल आर, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होना है, तो ले को आपको इस डायरेक्शन में आना है। दूसरा भी रे अगर आप ऐसे लिए, इसको भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे मिला दीजिए तो ये भी नॉर्मल हो जाएगा, इसमें भी आई इक्वल टू आर। ये भी जब रिफ्लेक्शन के बाद इधर आएगा तो ये सब एक पॉइंट पे मीट करेगा। इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये आप गौर करेंगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक मिड में रहता है। फिगर सब बनाने में इसको ध्यान में रखना है। और यही चीज़ अगर हम लोग कॉन्वेक्स में देखें तो कॉन्वेक्स मिरर में देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आया, ये डाइवर्ज कर गया, ये सब एक जगह पे मीट किया, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ये कन्वर्ज कर रहा है। ये आया, ये इधर चला, क्यों उधर गया, तो आप कहेंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको एक लाइन से ऐसे जब आप मिलाएंगे इस तरह से तो आप कहेंगे कि ये एंगल आई, अब ये इस डायरेक्शन से जाएगा तभी ये एंगल आर के बराबर होगा। तो आप कहेंगे ये इससे इधर चला गया, एक रे मान लो यहाँ लाए, ये इधर की ओर रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये दोनों आगे मीट नहीं करेगा। लेकिन जब आप इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, इसको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये सब जितना भी पैरेलल रे होगा वो आप रिफ्लेक्शन के बाद देखेंगे पीछे एक्सटेंड करने पे एक पॉइंट पे मीट करता है। तो इसी पॉइंट को क्या कहें, फोकस। इसीलिए कहें आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स और सीम्स टू कम फ्रॉम। जब आप देखेंगे इधर से तो आपको ये भी, ये वाला रे किधर से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, ये वाला रे किधर से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस। और फिर इसमें देखिए एक लास्ट पॉइंट है, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल
is called focal length। इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कहेंगे कि प्रिंसिपल फोकस से पोल का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ। ये एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक रिलेशन है इसमें कि फोकल लेंथ एफ इक्वल टू r/2। आगे प्रूव भी करेंगे। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इस रिलेशन को याद रखना है। तो ये सब कुछ देखिए बेसिक है ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स का। ये सब आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। एक बार इसको ढंग से रिवाइज कर लीजिए, आसान चीज़ है। थोड़ा बिगनिंग से आप इसको एक एक चीज़ को ध्यान में देते चलेंगे तो फिर आपको चैप्टर आसान लगेगा। फिर आप छोड़ देंगे तो जैसे पिछले चैप्टर में बहुत लोगों को हुआ कि जो अच्छा कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अब फिर वो भारी हो जाता है। इसीलिए एक एक चीज़ को आप ध्यान से करते चलिए। आसान चैप्टर है, इसको हम लोग तैयार करेंगे इसी तरह से। तो इसको आज इतना ही रहने देते हैं।